गुड इवनिंग फ्रेंड। आज की अपडेट इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसराइल से। गाज़ा में इसराइल के भीषण हवाई हमलों में हमास की सरकार के प्रमुख के साथ कई बड़े अधिकारियों की मौत हो गई है। हमास ने पुष्टि की है कि सरकार के प्रमुख इस्लाम अल दालिस सहित कई शीर्ष अधिकारियों की मौत हो गई है। हमास ने कहा कि इसराइल के हमलों में आंतरिक मंत्रालय के प्रमुख महमूद अबू वतफ़ा और आंतरिक सुरक्षा सेवा के महानिदेशक बहजत अबू सुल्तान भी मारे गए हैं। समाचार एजेंसी एएफपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास के बयान में कहा गया कि ये नेता अपने परिवारों के साथ मौजूद थे जब इजरायली वायुसेना के विमानों ने भीषण हमला कर उन्हें निशाना बनाया। इसराइल ने गाज़ा पट्टी में उस वक्त भीषण बमबारी फिर से शुरू कर दी जब हमास के साथ उसका सीज फायर समझौता हो गया था। करीब 2 महीनों के बाद इसराइल ने गाज़ा पट्टी में फिर से बमबारी शुरू कर दी। इसराइल का आरोप है कि हमास ने बंधुओं की रिहाई रोककर सीज फायर का उल्लंघन किया है और युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन किया है, जिसके बाद उसने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने इजरायली सेना को हमास के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया है। उन्होंने आतंकवादी संगठन हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में इजाफा करने का आदेश दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइल अब से हमास के खिलाफ सैन्य ताकत बढ़ाकर कार्रवाई करेगा। वहीं फिलिस्तीनी अधिकारियों ने दावा किया है कि इसराइल की भीषण बमबारी में हालिया दिनों में 326 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज़्यादातर बच्चे हैं। अक्टूबर 2023 में शुरू हुए संघर्ष के बाद से ही अस्पताल पहले से ही भरे हुए हैं और घायलों के इलाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अस्पतालों से आने वाली तस्वीरों में सफ़ेद प्लास्टिक की चादरों में लिपटे शवों को देखा गया है। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि उसने हमास के दर्जनों ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके साथ ही इजरायली सेना ने चेतावनी दी है कि जब तक जरूरत होगी तब तक सख्त सैन्य अभियान चलाया जाएगा। इजरायली सेना को इस धमकी के बाद एक बार फिर से ज़मीनी लड़ाई फिर से शुरू होने की संभावना का संकेत मिलता है, जिसके बाद हमास ने इसराइल पर जनवरी में हुए दुराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जिससे हमास के कब्जे में अभी भी मौजूद 59 बंधकों की रिहाई फिर से मुश्किल हो गई है। ये हम बात करते हैं यमन के हूती विद्रोहियों की। यमन के हूती विद्रोहियों ने मंगलवार को 48 घंटों में अमेरिकी युद्धपोतों पर तीसरी बार हमले का दावा किया है। ये हमले तब हो रहे हैं जब शनिवार से सोमवार तक अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की थी। इस बीच सऊदी मीडिया आउटलेट अल हदत ने दावा किया कि अमेरिकी नौसेना ने लाल सागर में ईरानी टोही जहाज जागरोस को डुबो दिया है। ईरानी नौसेना का खुफिया जहाज सिग्नल इंटेलिजेंस में माहिर है और इसे ईरान की नौसेना में सबसे उन्नत टोही पोत माना जाता है। इस देश का पहला खुफिया जानकारी जुटाने वाला जहाज भी माना जाता है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हूती विद्रोहियों ने गाजा पर इसराइल के हमलों की भी निंदा की है। इसराइल ने मंगलवार तड़के गाजा में हमास के दर्जनों ठिकानों पर हमला किया था। हमास के नियंत्रण वाले गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि इसराइली हमलों में कम से कम 330 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। उधर हूती विद्रोहियों ने इजरायली हमलों के खिलाफ हमास के समर्थन में अपने अभियान को तेज करने की कसम खाई है। हूती विद्रोही गाजा युद्ध की शुरुआत के बाद से ही लाल सागर में जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। उन्हें कई मालवाहक जहाज़ों पर हमले किए हैं, जिनमें से कुछ का अपहरण भी किया गया है। हूती विद्रोहियों के समर्थन वाले टेलीग्राम चैनलों पर कहा गया कि उन्होंने मिसाइल और ड्रोन से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रेमैन कैरियर ग्रुप को निशाना बनाया था। इससे यह हमला उत्तरी लाल सागर में पिछले 48 घंटों में तीसरा हमला बन गया है। हालांकि अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के दावे को खारिज कर दिया है। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि हूती झूठ और गलत सूचना को फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान समर्थित हूती समूह हमारे हमलों के परिणामों को कम करके आंकने और अपने हमलों की सफलता को बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले झूठे दावों के लिए जाना जाता है। अमेरिकी वायुसेना के लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्सिस गिनकेविच ने पहले संवाददाताओं से कहा था कि हूतियों के किए गए हमलों की पुष्टि करना कठिन है, क्योंकि विद्रोही अपने लक्ष्यों से 100 मील 160 किलोमीटर दूर रह गए थे। हूती मीडिया ने कहा है कि सोमवार को हुदुदा और अल सलीफ क्षेत्रों में और मंगलवार की सुबह राजधानी सना में नए अमेरिकी हमले हुए हैं। सना में हज़ारों लोगों ने अमेरिका की मौत, इजराइल की मौत के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। हूती आंदोलन के जन्मस्थान सादा में भी बड़ी भीड़ जमा हुई और धमार, हुदैदा और इमरान में भी प्रदर्शन हुए। वाशिंगटन द्वारा शनिवार से यमन पर हवाई हमलों का एक नया अभियान शुरू करने के बाद विद्रोह प्रदर्शन हुए, जिसका उद्देश्य हूतियों पर लाल सागर के शिपिंग पर अपने हमले बंद करने के लिए दबाव डालना था। हूतियों द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार को अमेरिकी हमलों में 53 लोग मारे गए और 98 घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि वे तेहरान समर्थित समूह द्वारा किए गए किसी भी अन्य हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराएंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, अब से हूती द्वारा चलाई गई
हर गोली को ईरान के हथियारों और नीति से चलाई गई गोली के रूप में देखा जाएगा और ईरान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ईरान ने उनके बयान को आक्रामक कहा। फॉक्स न्यूज़ के साथ एक टेलीविजन इंटरव्यू में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के बिना हुती का अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा ईरान के बिना हुती का अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा ईरान के बिना हुती के लिए इस परिमाण का कोई खतरा नहीं है। ये बात करें हम जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक की। जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक ने पाकिस्तान के पैरों तले ज़मीन खिसका दी है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने जाफर एक्सप्रेस में सवार 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी सेना के जवानों को मारने का दावा किया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने दावे को खारिज किया है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर बलूच लिबरेशन आर्मी की मदद करने और बलूचिस्तान को अशांत करने के आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान की सेना और विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रेन हाईजैक की साजिश कथित तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी ने रची थी। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, इस्लामाबाद को आतंकवाद का केंद्र ठहराया है। लेकिन पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर और पाकिस्तान के एक्सपर्ट लगातार बात कर रहे हैं कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं। द पाकिस्तान एक्सप्रेस नाम के यूट्यूब चैनल पर उज़ैर हुसैन और शहजाद गियास शेख ने बलूचिस्तान संकट और जाफर एक्सप्रेस हाईजैक को लेकर बात की है। इसमें उन्होंने पाकिस्तान के हाथों में क्या विकल्प हैं, इस पर बात की है। इस दौरान शहजाद गियास शेख ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें कश्मीर के अंदर उसी तरह की जिहादी लड़ाई फिर से शुरू करने में विचार हो रहा है जैसा 1990 के दशक में किया गया था। इसके अलावा मुंबई जैसा हमला फिर से करवाने की भी सोच कई लोगों के मन में है। अफगानिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने पर बात की जा रही है। इस दौरान उज़ैर हुसैन और शहजाद गियास शेख ने चर्चा करते हुए कहा कि मुंबई हमला जैसे विकल्प पर विचार करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर इसके बाद भारत युद्ध शुरू करता है तो पाकिस्तान युद्ध लड़ने की हालत में नहीं होगा। ऐसे में पाकिस्तान को पूरे बलूचिस्तान से ही हाथ धोना पड़ सकता है। वहीं शहजाद गियास शेख ने कहा कि कश्मीर में जिहाद फिर से शुरू करने के प्लान पर भी शायद पाकिस्तानी एजेंसियाँ विचार नहीं करें, क्योंकि इसका भी नुकसान अंत में पाकिस्तान को ही उठाना पड़ रहा है। लेकिन अफगानिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किए जा सकते हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने माना है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा स्थिति है उसमें उसकी भारत के खिलाफ कोई एक्शन लेने की औकात नहीं है। वहीं उज़ैर हुसैन ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार थी तब पाकिस्तान सालों से कहता आ रहा था कि बलूचिस्तान में भारत अशांति पैदा कर रहा है, क्योंकि अशरफ गनी की सरकार से उसे मदद मिल रही है। और तालिबान आने के बाद भी पाकिस्तान यही कह रहा है कि भारत के अफगानिस्तान में गहरी पैठ है, जबकि तालिबान को आप हमेशा से अपना भाई मानते आए हैं। तो फिर आपके किसी न किसी बयान में तो गलती है। आपको अपनी नीतियों पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। उज़ैर हुसैन ने कहा कि हो सकता है भारत की भूमिका हो, लेकिन ये काफ़ी कम होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ईरान सीमा पर सिर्फ एक चेक पोस्ट से इतना ज़्यादा तेल की तस्करी होती है कि महीनों में इतनी कमाई हो जाती है कि आप उससे 2 साल विदेश में रह सकते हैं। तो BLA उन चेक पोस्ट के जरिए इतना फंड जमा करता होगा कि उसे किसी और से मदद की जरूरत ही नहीं होगी। उज़ैर हुसैन ने कहा कि तालिबान को भाई बनाने की पाकिस्तान की रणनीति काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के जाने के बाद पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म की क्षमता काफ़ी कम हो गई। इसके अलावा जितनी स्पीड के साथ अमेरिकी अफगानिस्तान से बाहर निकले और वो अपने पीछे जितने हथियार छोड़ के गए वो काफ़ी आधुनिक हथियार हैं। उज़ैर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग DGISPR ने फिर से कहा है कि अफगान तालिबान के बाद नाइट लेंस सोफिस्टिकेटेड हथियार और इन हथियारों को तालिबान ने मार्केट में डाल दिया है, यानी आपके ही दोस्त ने आपके खिलाफ हथियार बाजार में डाल दिए हैं। उज़ैर यूनुस ने कहा है कि अगर आपको बलूचिस्तान में शांति चाहिए तो आपको क्षेत्रीय खिलाड़ियों से बात करनी होगी, जिसमें आप ईरान से भी बात कर सकते हैं, भारत से बात कर सकते हैं, लेकिन आप अफगान तालिबान से ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो मॉडर्न तरीके से ऑपरेट नहीं करते हैं। ये अब बात करें अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की। 9 माह से भी अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में फंसे नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर भारतीय समय अनुसार बुधवार तड़के 3:27 धरती पर लौटेंगे। सोमवार की रात 10:45 बजे से उनके लौटने की तैयारी शुरू होगी। नासा स्पेसएक्स ने ISS से एजेंसी के क्रू 9 मिशन की वापसी के लिए फ्लोरिडा के तट पर मौसम और स्प्लैश डाउन स्थितियों का आकलन करने के लिए मुलाकात भी की। ड्रैगन क्राफ्ट पहले ही 4 अंतरिक्ष यात्रियों को छोड़कर सुनीता और बुच को लेने ISS पर पहुंच चुका है। इस बीच सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने उनके स्थान पर पहुंचे चारों नए अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन से संबंधित जानकारियां साझा की और कई प्रमुख बातें सिखाई। दोनों यात्री 9 माह पूर्व एक सप्ताह के लिए ISS गए थे, लेकिन उनका स्टार लाइनर यान खराब हो गया था। अब उनके साथ नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रॉसकोस्मोस कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर
गोर्बुनोव भी ड्रैगन कैप्सूल में वापस आएंगे। नासा ने कहा कि वो ISS से स्पेस एक्स क्रू 9 की पृथ्वी पर वापसी का लाइव प्रसारण करेगा। यह प्रसारण भारत में 18 मार्च सुबह 8:30 बजे से होगा। ड्रैगन अंतरिक्ष यान के हैच बंद होने के बाद यान के उतरने तक उसकी स्ट्रीमिंग जारी रखेगी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति आभार व्यक्त किया है। मस्क द्वारा एक्स पर पोस्ट एक वीडियो में सुनीता ने कहा, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं, इसलिए मेरे बिना वे योजनाएं न बनाएं। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.